चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है डिवेंचर्स। क्लियर? इशू ऑफ डिवेंचर्स कुछ जानते हैं इसके बारे में? हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। आपने केवल इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है। आपने जो आज तक स्टडी की है दैट इज ऑल अबाउट योर इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये चीजें हम लोगों ने सर स्टडी कर रखी है। आज हम लोग डिवेंचर्स की बात करेंगे। डिवेंचर्स इज जस्ट लाइक योर इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में, चाहे वो शेयर हो डिवेंचर हो, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड की, सोर्स ऑफ फंड की, एक कंपनी है, उसको पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे उस कंपनी के पास? उस कंपनी के पास कैपिटल कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे? तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो पैसे कैपिटल से जनरेट करो, या तो लोन से जनरेट करो। या तो कैपिटल से जनरेट करो या तो लोन से जनरेट करो। कैपिटल में शेयर कैपिटल आ जाती है और लोन में हमारे बैंक लोन और डिवेंचर एंड बॉन्ड्स शामिल हो जाते हैं। सर अच्छा, ये बात है। अगर मुझे कंपनी को चलाना है और मुझे 50 लैक्स, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की नीड्स है, 1000 करोड़ की नीड्स है, व्हाट शैल आई डू? I'll try to incorporate a company, I'll try to issue the shares as well as मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ लोन को भी शामिल करूंगा। सर लोन को शामिल करेंगे? यस, मैंने इस सेकंड पार्ट की बात की, लोन को भी शामिल करूंगा। लोन का मतलब यहां पर है, यहां पर लोन का मतलब है डिवेंचर से और लोन का मतलब है बैंक लोन से। अच्छा, दो तरह के सोर्सेज हो गए एक तरह से। सर आप ये भी तो बोल सकते हैं ये इंटरनल सोर्स हो गया, ये इंटरनल सोर्स हो गया और ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। सर समझ में नहीं आई बात। भाई घर के बंदों से पैसा लो या बाहर के लोगों से पैसा लो, इस चीज का तो डिफरेंस मालूम है ना? या तो घर के लोगों से पैसा लो या तो बाहर के लोगों से पैसा लो। अगर हम घर के लोगों से पैसा लेंगे तो वो ज्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं, उनको या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे या तो डिवेंचर इशू, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, कंपनी की ओनरशिप लेंगे और तो और कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं लोन, ये एक्सटर्नल सोर्स है, इनका कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। नॉर्मली आज की डेट में जो आपको जानना है, इनका कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कोई भी इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, मीटिंग्स में इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता एज यूजुअल नॉर्मली। अच्छा, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इनको अपनी फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है इंटरेस्ट के नाम पे। किसके नाम पे? इंटरेस्ट के नाम पे। यानी जो लोग डिवेंचर होल्डर्स होते हैं या जो लोग बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, या अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है, दे नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज योर, दे requires or they expect from the company to release their amount of interest anyhow। अब कंपनी ये नहीं कर सकती इस साल तो मैंने कोई फायदा नहीं कमाया, मैंने इस साल कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, मैं काय के लिए तुम लोग को इंटरेस्ट दूं ना। दे आर नॉट कंसर्न विद द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी, दे आर कंसर्न विद देयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। either this is taken out from the bank loan or it has been raised out from the issue of debenture or bonds। दोनों केसेस में एक ही चीज है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको उनका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए चाहिए। अब कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी।
क्लियर है? हम लोगों ने इस पोर्शन की तो बात कर ली, अब हम इस पोर्शन की बात करने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड। अच्छा, अगर कंपनी को, अच्छा इसका मिक्स होना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी सारा का सारा लोग पैसा देने को तैयार हैं। सर एक एग्जांपल बता दीजिए, ऐसा क्यों होता है जरूरी? कंपनी अगर सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से ले लेगी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए मान लेते हैं, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल अभी बता देता हूं, केवल ये समझने के लिए कि व्हाई डिबेंचर्स आर नेसेसरी, और इससे फायदा ही होता है। सर फायदा होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, तो फायदा कहाँ होता है? चलिए हम आपको कुछ 5 से 10 मिनट फायदे गिना देते हैं डिबेंचर्स के। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सर 1 लाख। इसमें सोचना क्या है? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए की, और उसके पास शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपए की। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? सर बहुत आसान है, चलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं, 5 लाख कर देते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी ना। तो 50,000 सर समझ में आ गया। लेकिन सर ये दोनों कंपनियां अलग अलग नहीं हो गई, एक की कैपिटल 10 लाख है, एक की 5 लाख है, थोड़ा सबर करें। 10% डिवेंचर भी है इस कंपनी के पास। एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए, इसने लोन लिया और वो 5 लाख का लिया। अब बताओ दोनों कंपनियों का लेवल बराबर है या नहीं? इस कंपनी के पास भी कैपिटल 10 लाख रुपए की है, इस कंपनी के पास भी देख सकते हो कैपिटल यानी कि सोर्स ऑफ फंड 10 लाख रुपए का है। दोनों कंपनियों ने 10-10 लाख रुपए जुटाए। एक ने केवल इक्विटी शेयर कैपिटल से कलेक्ट किया पैसा, सोर्स ऑफ फंड जनरेट किया, और दूसरे ने दो सोर्सेज यूज किए, पहला शेयर कैपिटल और दूसरा डिवेंचर्स। अच्छा मान लेते हैं दोनों कंपनियों ने सेम मशीनरी यूज की, सेम इन्वायरमेंट में काम किया, सेम नंबर ऑफ लेबर्स हैं, और इनका जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लेते हैं 2 लाख रुपए है, 20% इन लोगों ने फायदा कमाया। इसका भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है, दोनों का। अब हमें बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा फायदा कमाएगी? सर ऐसे कैसे बता दें, दोनों बराबर कमाएंगे? अरे वाह, ऐसे कैसे दोनों बराबर कमाएंगी? हम केवल आपको ये हिंट दे रहे हैं कि देखो किस तरह से डिसीजन लिया जाता है और क्या रोल प्ले होता है डिवेंचर्स का। डिवेंचर्स यानी कि लोन फैक्टर का। ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2। मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख इस कंपनी ने भी कमाया और 2 लाख इस दूसरी कंपनी ने भी कमाया। पहली वाली कंपनी में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसने तो सारा इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लिया है। हाँ या ना? पक्का सर। तो 2 लाख में से दूसरी कंपनी ने 5 लाख रुपए लिया है, 10% के हिसाब से 50,000 ये इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? सर दूसरी वाली कंपनी तो इंटरेस्ट देगी, लेकिन पहली वाली कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। अच्छा जी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इंटरेस्ट हट गया तो कितना आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 2 लाख, और इसमें आ गया 1,50,000। सर हमने कहा था ना आपको, क्या बोला था आपने? सर पहली वाली कंपनी ज्यादा फायदा कमाएगी, दूसरी वाली नुकसान देगी, क्योंकि उसने तो फिक्स इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ तो नुकसान है, इंटरेस्ट का पोर्शन है। आपने तो कहा था ये होगा वो होगा, कहाँ हुआ? अरे थोड़ा पेशेंस रखें। माइनस टैक्स 50%, चलो 30% ले लें, 30% टैक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, 60,000 इसने टैक्स दिया और 45,000 इसने टैक्स दिया। हैप्पी? यस सर, वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 1,40,000 एंड 1,05,000। अरे 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 सर, हमने कहा था ना आपसे कि पहली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, दूसरी कंपनी कम कमाएगी। देखिए अभी भी तो प्रूफ हो रहा है। अरे मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखें ना। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पहली वाली कंपनी के पास शेयर्स थे 1 लाख और दूसरी वाली कंपनी के पास शेयर्स थे 50,000।
तो प्रॉफिट पर शेयर कितना कमाया, हर एक शेयर पर कितना कमाया? सर इसने 1 रुपए 40 पैसे कमाए और इसने 2 रुपए 10 पैसे कमाए। अब बताओ कौन सही? सर आप सही। दूसरी वाली कंपनी जिसने डिबेंचर से पैसा ले रखा था, देखो दोनों ने 10 लाख रुपए कलेक्ट किए और दोनों कंपनियों ने 20% प्रॉफिट अर्न किया उस 10 लाख पर। दोनों के ऊपर टैक्स रेट भी इक्वल है, केवल उनका कैपिटल स्ट्रक्चर सिस्टम अलग अलग था। एक ने केवल इक्विटी शेयर से पैसा ले रखा था और दूसरे ने शेयर और डिवेंचर दोनों से पैसा ले रखा था। केवल ये फर्क होने से इतना फर्क आ गया कि एक कंपनी का प्रॉफिट पर शेयर केवल और केवल ₹1.40 तक रहा, while in the case of the second one company it increases from 140 to 2.10. Now tell me in which company you will take interest to invest. आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अरे आप बताओ ना, पहली कंपनी में। सर दूसरी कंपनी ज्यादा फायदा दे रही है, दूसरी। और जो कंपनी पर शेयर ज्यादा देगी मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ेगी भी तो दूसरी कंपनी की मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, पहले की कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले में मालिक ही मालिक है, सारे लोग मालिक हैं, हर एक बंदा मालिक है, लेकिन दूसरी वाली कंपनी में ऐसा नहीं है। अब ये बताओ यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई क्या? हाँ या ना? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? थोड़ा जल्दी करेंगे। वेटिंग। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये फायदा होता है डिबेंचर से। सर एक बात बताइए, आप बिना हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं। अब तो ठीक था ये कि कंपनी डिबेंचर से पैसा लेगी, अच्छा डिबेंचर से क्यों लेगी? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा डिबेंचर से पैसा लो या लोन ले लो बैंक से, कोई एक ऑप्शन यूज करो। भाई हमें ये बताओ बैंक में ज्यादा सही है लोन लेना या डिवेंचर से? सर हमें अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? हमें रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं 5 लाख इस केस में और 5 लाख इस केस में, कहाँ जाना पसंद करेंगे? सर हम ये देखेंगे इंटरेस्ट कहाँ कम लगता है, तो हम ना इंटरेस्ट रेट आपको दिए देते हैं, ये 12% है और ये 10% है। अब बताओ आप कहाँ जाओगे? सर ये आप आधी बात मत बोलिए, पर एनम है या क्वार्टर है, क्या है वो बताइए। पर एनम है। अब बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे, डिवेंचर के केस में या बैंक लोन? अगर बैंक लोन की बात करें तो 60,000 का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आएगा, 50,000 का यहाँ आएगा। अब बोलो कहाँ जाओगे? बोलो ना बोलो, कहाँ जाओगे, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? ये ऑप्शन वन, ये ऑप्शन टू। सर हम ना ऑप्शन नंबर टू में जाएंगे क्योंकि हमको इंटरेस्ट रेट सस्ता है। अच्छा सर ये लोग अगर 8% पर दे देना तो हमारे लिए ये सस्ता हो जाएगा। अगर ये 8 होता और ये 10 होता तब हम जाते डिवेंचर में। ये 8 होता फर्स्ट केस, अगर 8% डिवेंचर इंटरेस्ट होता और सेकंड वाला 10 होता तो हम डिवेंचर में जाते, तब हम बैंक में नहीं जाते। बोलो मैंने सही बोला या गलत? अरे मैंने सही बोला या गलत? मैं सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो भाई मैं सही बोल रहा हूं या गलत? कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, 8% वाले में या 10% वाले में, बैंक लोन में या डिवेंचर में? मेरे सवालों का जवाब दो।
दो ना। अरे बोलो भाई। अच्छा जी, मैं बताऊं। ये सिचुएशन तो इम्प्रैक्टिकल है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। फर्स्ट सिचुएशन में तो जाया ही नहीं जा सकता। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक नहीं लॉजिक है। कौन सा लॉजिक देंगे सर आप इसमें, कौन सा लॉजिक है? एक बात बताओ कोई भी बंदा जिसको मैं मार्केट में जाऊं, मैं कहूंगा तू मेरे कंपनी में ले डिवेंचर लगाएगा, कहेगा हाँ लगा दूंगा। कितना इंटरेस्ट देगा, मैं कहूंगा 8%। अच्छा ये बताओ बैंक कितना देता है, मैंने कहा 10%। तो तेरे में क्यों लगाऊंगा भाई? तेरे में कौन सा सुरखाब का पंख लगा हुआ है कि तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? तू तो बहुत रिस्की है। बैंक तो ज्यादा सेफ है। बैंक में ज्यादा तेजी से लिक्विडिटी लिक्विडिटी होती है, जब चाहूंगा कैश में कन्वर्ट करवा दूंगा। तू कौन होता है, तेरे को क्यों दूं 8% के हिसाब से? इफ द बैंक्स आर रेडी टू पे मी द इंटरेस्ट एज एट द रेट ऑफ 10%, why to go with you until or unless you will not give us a higher interest rate? So they'll start to demand the amount of interest higher than 10%. If I'll offer them more less than 10%, they won't take interest to invest in our company. वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। भाई जब भी मैं कहूंगा 10% से कम दूंगा, काय को देंगे तुमको? जा रहे हैं बैंक में, वो दे रहा है 10%, और मैं कहूंगा 12%। हाँ अब ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज करना चाहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी कंपनी बैंक से ज्यादा रिस्की है। और जब ज्यादा रिस्की है तो हम आपके में तब जाएंगे जब हम आपसे ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। तो मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, लेस रिस्क लेस गेन, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन। अब बताओ क्या जवाब आएगा? ऑलवेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द केस ऑफ द डिवेंचर वुड बी हायर देन बैंक लोन। दैट्स इट। क्लियर? तो वो लोग यहां आएंगे नहीं, और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है ही नहीं, तो पहले में तो जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब क्लियर है? तो सर अब कंपनी क्यों इनके पास जाएगी? कंपनी कहेगी हाँ, बैंक हमें 10% के हिसाब से लोन दे रही है, तो हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे? उल्टा कंपनी भी तो उन डिवेंचर होल्डर से कह सकती है, जैसे डिवेंचर होल्डर कह रहे थे कि भैया अगर तुम ज्यादा दोगे बैंक से तो हम तुम्हारे पास आएंगे। तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे पास जाएंगे ही क्यों हम तुम्हारे पास? हम बैंक के पास चले जाएंगे, वो हमें 10% पर लोन देने को तैयार है। तुम्हारे में कौन सा सुरखाब का पंख लगा हुआ है कि हम तेरे में इंटरेस्ट ले और तुमसे डिवेंचर का पैसा लेकर तुमको इंटरेस्ट दे? दोनों में फर्क है, जानते हैं? कंपनी ना इसी को प्रेफर करेगी, 10% को प्रेफर नहीं करेगी। कंपनी विल प्रेफर टू गो विद 12% विद डिवेंचर्स एंड नॉट विद द बैंक लोन। ऐसा क्यों? तुम लोग को मालूम है, मान लो ये कंपनी मेरी नई नई बनी और मुझे 100 करोड़ रुपयों की जरूरत है। ढंग से सुनना, कितने रुपए की जरूरत है? 100 करोड़। 5 लाख तो मैंने एक टेंटेटिव अमाउंट, छोटा अमाउंट दिया आपको समझाने के लिए। अदरवाइज मान लेते हैं मुझे 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 50 करोड़, 100 करोड़, वॉट एवर द केस इट इज, 100 करोड़ की नीड है। और मुझे कंपनी बनानी है, कंपनी मेरी बन चुकी है बेसिकली, लेकिन मुझे कंपनी को रन करना है, मुझे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह चाहिए। मुझे जमीन खरीदनी है। क्या मुझे जमीन एक ही दिन में मिल जाएगी? नहीं सर, जमीन मिलने में टाइम लगता है। चलिए मान लेते हैं हमें जमीन मिलने में फर्स्ट ईयर लग गया। और क्या 100 करोड़ का 100 करोड़ जमीन में चला जाएगा? नहीं सर, 20 करोड़ आपका जाएगा लैंड में। अच्छा, जमीन बन मिलने के बाद हमने सेकेंड ईयर में उस पर कंस्ट्रक्शन करवाया, और मैंने 30 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए और चाहिए चाहिए। बिल्डिंग के लिए मुझे 30 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ मुझे लैंड के लिए चाहिए। और अदर्स के लिए मुझे 30 ईयर्स, थर्ड ईयर में चाहिए 50 करोड़ रुपीज। अदर्स के लिए वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा, चलो मान लेते हैं इसके लिए चाहिए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, केवल हाइपोथेटिकल फिगर है। मुझे ऐसे पैसा चाहिए। अगर मैं बैंक के पास जाता हूं, इफ आई गो विद द बैंक, देन द बैंक विल स्टार्ट टू चार्ज इंटरेस्ट एज एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। यानी 10 करोड़ मुझसे फर्स्ट ईयर में भी लिया जाएगा, 10 करोड़ मुझसे सेकंड ईयर में भी लिया जाएगा, 10 करोड़ मुझसे थर्ड ईयर में भी लिया जाएगा, irrespective of the fact whether what the amount I utilized actually. Is it clear? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो मुझे टोटल मिलाकर 3 सालों में 30 करोड़ देना पड़ा। जबकि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाता हूं 12% के हिसाब से, डिवेंचर्स में जाता हूं,
तो मैंने ना पहले साल केवल 20 करोड़ रुपए कलेक्ट करने हैं डिबेंचर के नाम से, केवल और केवल 20 करोड़ इकट्ठे करने हैं। तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का 2 करोड़ 40 लाख, और सेकंड ईयर में ये 50 करोड़ हो गया दोनों मिला करके। तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 करोड़, और 100 करोड़ का थर्ड ईयर में देना पड़ेगा 12 करोड़। यानी मुझे ऑन एन एवरेज 20.40 करोड़ देना पड़ेगा 3 सालों का डिबेंचर इंटरेस्ट, जबकि बैंक का मुझे देना पड़ेगा 30 करोड़। बैंक वाला सस्ता होते हुए भी मेरे लिए महंगा है, लेकिन डिबेंचर्स वाले महंगा होते हुए भी मेरे लिए सस्ता है। अब बात समझ में आई मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? भाई डिबेंचर्स में एक बेसिक चीज ये है कि मुझे जितने पैसे की लोड होगी उतना ही मैं पैसा लूंगा। काहे को मैं 100 करोड़ से लेकर के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्ट टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक। आई collect the amount gradually from the debenture holders, not all at once but gradually। मैं अमाउंट धीरे धीरे कलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट द होल अमाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट वंस और इन द फर्स्ट ईयर, it is required in different years। That's why I'll try to collect it in installments from the debenture holders, and whatever the amount I'll collect, I'll need it to make the payment of interest only on that portion which I have collected from the debenture holders। अब समझ में आई बात? उससे ज्यादा हमको तो देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ना, बैंक वाला सस्ता होते हुए भी मेरे लिए महंगा है, और डिवेंचर होल्डर मेरे लिए महंगा होते हुए भी सस्ता है। अब बताओ कहाँ जाना चाहोगे? थोड़ा जल्दी बताना भाई, थोड़ा सा हेल्प करना मेरी, थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो। अब बताओ आप लोग क्या बोलोगे फ्यूचर में, कि फर्स्ट ऑप्शन में जाना चाहिए, बैंक लोन में जाना चाहिए, या डिवेंचर्स में जाना चाहिए? विच वन ऑप्शन यू विल ट्राई टू प्रेफर? कहाँ जाना पसंद करेंगे? अरे थोड़ा जल्दी बोल लो। चलिए, अब एक बंदा हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर आप ना अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, अपने हिसाब से जवाब देते हैं, हम क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम पूछो क्या जवाब बना क्वेश्चन बना सकते हो? हम ये बना सकते हैं क्वेश्चन कि हमको बैंक वाला धीरे धीरे लोन देगा। आपने जब ये सोच लिया डिवेंचर होल्डर से हम धीरे धीरे कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम बैंक में भी धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है। हम बैंक से कहेंगे देखो हमें फर्स्ट ईयर में 20 करोड़ चाहिए, सेकंड ईयर में 30 करोड़ चाहिए, और थर्ड ईयर में 50 करोड़ और चाहिए। करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, करो ना। कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, होगा या नहीं होगा वो भी अनसर्टेनिटी होती है। बैंक वाला मुझे मेरे जरूरत के समय पैसा दे ही देगा, इस चीज की श्योरिटी नहीं होती। लेकिन एक बार एडवेंचर होल्डर ने फर्स्ट ईयर में मुझे मेरे पास इन्वेस्ट कर दिया, नाउ इट इज 100% श्योर दैट द रेस्ट अमाउंट शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम देम। अब हम अनसर्टेनिटी की कंडीशन में रही नहीं रहे। और दूसरा, बैंक की फॉर्मेलिटी और लीगल कंप्लायंसेस और प्रोसीजर कितने करने पड़ते हैं आपको मालूम ही होगा। भैया हम उन सब चीजों से एक बार में करके निकल लेते हैं, बच लेते हैं, खत्म हो जाता है झंझट। हम अपने बिजनेस पर ध्यान दें, या हर साल बैंक के चक्कर काटें, या लोन लेने का कलेक्शन का इंतजाम करें। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हट जाती है, खत्म हो जाती है। ना तो कोई प्रोसेसिंग फीस लगती है, ना तो कोई बैंक चार्जेस लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता, वो मेरे हाथ में होता है। बात खत्म। तो काफी सारी सहूलियतें मिल जाती हैं आपको डिवेंचर के केस में। पक्का? अच्छा जी। सर ये तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब जैसे हम लोग इन इशू करते थे शेयर, इन द सेम वे विल इशू द अमाउंट ऑफ डिवेंचर, क्योंकि आपने कहा ना ग्रेजुअली पैसा लेंगे। हाँ, तो हम यहां पर जिस तरह इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग क्या करते थे, इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते थे, यस और नो? सेम वे हम लोग डिवेंचर का भी पैसा, हमने कहा ना धीरे धीरे पैसा लेंगे। तो इन द वेरी फर्स्ट डे वी विल एस्टैब्लिश द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द डिवेंचर्स इन पार्ट। मींस फर्स्ट पार्ट जो एप्लीकेशन के समय मिलेगा उसको हम कहेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन बोलते थे, अब बोलेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। यहां पर बोलते थे अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, यहां पर भी वही बोलेंगे डिवेंचर्स अलॉटमेंट। अच्छा, यहां पर बोलते थे फर्स्ट कॉल, यहां पर भी बोलेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल। यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर भी डिवेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर कोई फर्क नहीं है कुछ एंट्रीज करने में? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या एंट्रीज होती हैं। इज इट क्लियर? डिवेंचर्स को आप पार पर भी इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स को आप प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, और डिवेंचर्स को आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। जबकि शेयर्स को आप केवल
केवल और केवल पार और प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट में केवल ईएसओपी को इशू कर सकते थे, ये आपको याद होगा। ठीक है, सेम वही चीजें हैं, सेम वही चीजें हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर सर हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था यहाँ पर, हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स देखा था, अब हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स देखेंगे इसी के साथ साथ, जैसे हम लोगों ने वहां देखा था। वहां पर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स देखा था, तो बट ऑब्वियस है यहाँ क्या देखेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स नहीं देखने को मिलेगा। आए, क्या बोला सर आपने, आप ये कहना चाहते हैं इशू ऑफ शेयर होता है, इशू ऑफ डिवेंचर होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, फॉरफीचर ऑफ डिवेंचर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जब फॉरफीचर नहीं होता तो री इश्यू का सवाल ही नहीं पैदा होता। सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, आसान है, लेकिन एडवांस लेवल पर अच्छा खासा मौका मिलता है समझने को, सीखने को और दिमाग की घंटी बजाने को। तो फिलहाल इश्यू ऑफ डिवेंचर ही हम लोग को देखने हैं। जिस तरह हम लोग रेडेम्पशन करेंगे डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर में, एक मेजर फर्क ये है कि जब शेयर्स की बात होती है तो दो तरीके के शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर्स की बात आती है तो इक्विटी शेयर नॉर्मली इररेडीमेबल होते हैं। सर बात समझ में नहीं आई। और ये प्रेफरेंस शेयर रेडीमेबल होते हैं। डिवेंचर्स भी हमारे रेडीमेबल होंगे। सर रेडीमेबल का मतलब क्या और इररेडीमेबल का मतलब क्या है? रेडीमेबल का मतलब होता है कि डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जिनको हमें कुछ समय के बाद उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। डिवेंचर्स इज जस्ट लाइक अ लोन। लोन का पैसा आपको कुछ समय के बाद वापस करना ही करना है। आप ये नहीं कर सकते लोन ले लिया, अब जाओ, अब हमेशा इंटरेस्ट लेते रहना, पैसा तो कभी हम वापस, अरे मालिक और डिवेंचर में फर्क समझो। शेयर होल्डर, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर में फर्क समझो। Equity shareholder, they are the malik, they are the owner of the company, they don't want to take back their amount whatever they have invested in the company. But in the case of the debenture, they are not the owner, they just want to participate in the amount of interest only. They are not concerned with the profit of the company, they just want to have their amount of interest, that's it. On the other hand, just like a loan, debenture holder will try to get their money back after a certain period. They just want to have an assurance. उनको एक एश्योरेंस चाहिए, भाई ये पैसा हम आपको दे रहे हैं, इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हमको ये पैसा लौटा देना। कोई लौटा दे वो, अच्छा, तो वो पैसा लौटा देना, तो लौटा देंगे भाई हम आपको पैसा, हम आपको पैसा लौटा देंगे। दिस इज नोन एज रेडीमेबल, लौटा देंगे। यानी जो हम आपको डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं वो इररेडीमेबल नहीं है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दैट अमाउंट ऑफ लोन विल बी पे बैक, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो हमारा जो डिवेंचर होता है ना, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर रेडीमेबल होता है, डिवेंचर्स भी रेडीमेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर भी रेडीमेबल होगा और डिवेंचर्स भी रेडीमेबल होंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में कहीं सेट कर ले कि इंडिया में केवल और केवल, केवल और केवल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रेडीमेबल डिवेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दें कि डिवेंचर्स इररेडीमेबल हो सकते हैं इन इंडिया और प्रेफरेंस शेयर इररेडीमेबल हो सकते हैं। मींस ये दोनों के दोनों इंडिया में केवल और केवल रेडीमेबल नेचर के ही इशू किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ देयर बेसिक अमाउंट्स, उनको हमें उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। पक्की बात है, क्लियर है? तो हम लोग यहां पर जब हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर्स की, डिबेंचर्स में केवल इश्यू ऑफ शेयर्स की बात होगी और रेडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात होगी। और सारी की सारी कहानी केवल यहीं पर कहानी शुरू होगी, डिबेंचर्स के रेडेम्पशन पे। तो सर
अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम आज आपको सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म करवा देंगे। इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, विल डील ऑल दोस क्वेश्चन राइट नाउ। हाँ, डिवेंचर्स को रेडीम करने से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो हमारा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी डिवेंचर्स चैप्टर बेसिकली हमारा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। कहता क्या है जरा ढंग से सुनेंगे कि अमोल लिमिटेड ने 40 लाख डिवेंचर्स इशू किए 50 रुपीज वाले। कितने? 40 लाख कितने रुपए वाले? 50 रुपीज के डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है? 9%। नॉर्मली अगर हम 9% डिवेंचर्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 9% का मतलब क्या होता है? वो आप बोलेंगे सर 9% मीन्स कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। आप जो बोलेंगे वो बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। मैं बोलूंगा ना, instead of trying to say the word interest rate, try to speak कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है? कूपन जो मिलता है ना, ये कूपन रेट होता है। आप इसको इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक सही टेक्निकल वर्ड नहीं है। द टेक्निकल वर्ड इज कूपन रेट। तो कूपन रेट क्या है? 9%। और ये हमेशा प्री फिक्स होता है, मेरी बात ढंग से समझें, ये हमेशा प्री फिक्स होता है। जैसे मैंने डिवेंचर्स लिखा, ना 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 ना, 9% डिवेंचर्स लिखेंगे। देखें ना, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, प्री फिक्स होता है 9%। payable on application as per the terms mentioned in the prospectus and redeemable par at any time after 3 years। 3 साल बाद कभी भी redeem हो सकता है। अब इश्यू से रिलेटेड हमको एंट्री पास करनी है सर, बस। और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मिलना है, बहुत सिंपल है। तो आप एक एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए से? सर 40 लाख को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 करोड़। जी, 40 लैक्स इंटू 50 तो 2000 करोड़ आ जाएगा ना। यानी अगर आपको अब जर्नल एंट्री पास करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? सॉल्यूशन नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। कुछ वैसी ही एंट्री, 2000 करोड़, 200 करोड़ से 40 लाख है ना, 200 करोड़ होगा। और इसी को आप ट्रांसफर कर देंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। सीधे वहां पर हम लोग क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन। यहाँ क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन। वहां क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल। यहाँ क्या लिखेंगे? डिवेंचर। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करें। पक्का सर। अतुल लिमिटेड ने इश्यू किया है 1 करोड़ 100 रुपीज के 10% डिस्काउंट पर, यानी 90 रुपीज में इश्यू किया है डिवेंचर को। रेडीमेबल एट पार इश्यू किए हैं, जो रेडीम होगा 10 साल बाद पार पर। अच्छा, पैसा कैसे मिला है? 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 60 रुपीज अलॉटमेंट पर। टोटल कितना मिला? 90। 10 रुपए क्या था? डिस्काउंट। इफ नो इन इंफॉर्मेशन इज गिवन, then we'll assume that the discount is given at the time of the allotment किसमें डिस्काउंट दिया गया है? 1 करोड़ से 100 रुपीज वाले। चलो, सॉल्यूशन 2 क्या कहता है? बैंक अकाउंट डेबिट
कितना परसेंट एप्लीकेशन है, कितना परसेंट का डिवेंचर है, 8% डिवेंचर टू 8% डिवेंचर। अच्छा 1000 है, 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ और 30 रुपीज वाले, तो 30 करोड़, 30 करोड़। और ये आ गया डिवेंचर एप्लीकेशन। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन को खत्म करो और ट्रांसफर कर दो 8% डिवेंचर्स में। कितने रुपए से? 30 करोड़ से। ये हो गया आपका एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री खत्म। अब आप इसको क्या करेंगे? डिवेंचर जिस तरह हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की बात करते थे, जिस तरह हम लोग एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की बात करते थे, इसी तरह डिवेंचर्स में भी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की ही बात होगी। तो क्या एंट्री करेंगे आप लोग? अलॉटमेंट की। जैसे हम लोग पहले ड्यू करते थे, बाद में अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते थे, इन द सेम वे हेयर फर्स्ट वी विल मेक द अलॉटमेंट ड्यू। तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। याद रखेंगे 1 करोड़ 60 रुपीज के हिसाब से है, लेकिन हमने 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहीं पर ड्यू कर देंगे, लॉस अपना रिकॉर्ड कर लेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा 1 करोड़ का 70 के हिसाब से 70 होता है, 1 करोड़ का 60 के हिसाब से 60 होता है, और 10 करोड़ 10 रुपीज के हिसाब से 10 करोड़ होता है। अब पैसा रिसीव करने की बात कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। दैट्स इट। ये हिसाब किताब होना है। सर आप एक बात बताइए, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है, ये डिस्काउंट ऑन इशू है, इसका क्या करना है? इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, तुरंत के तुरंत राइट ऑफ कर देंगे। सर तुरंत राइट ऑफ करेंगे? अगर डिवेंचर्स की लाइफ 5 साल है तो हम 5 सालों में राइट ऑफ करेंगे, 4 साल है तो 4 सालों में राइट ऑफ करेंगे, और इस क्वेश्चन में इसकी लाइफ 10 साल है तो 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे। इट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। इफ नथिंग इज गिवन देन इट इज अप टू यू टू राइट इट ऑफ विद इन अ ईयर। ए प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से आप जितना जल्दी लॉसेस और इस तरह के लॉसेस को जितना जल्दी अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दो, उतना आपका बैलेंस शीट बढ़िया प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन दी है कि द लाइफ ऑफ द डिवेंचर्स आर 10 years, then in that case we are needed to write it off discount in a complete 10 years। तो हमें हर साल 10 करोड़ को 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ पीएल में ट्रांसफर करते चले जाना है। इज इट क्लियर? अभी हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, जब हम डिवेंचर्स के रिडेम्पशंस की बात करेंगे तो उस समय इस तरह की चीजों को देखेंगे। चले खत्म हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन भी ओवर हो गया, थर्ड की ओर मूव करते हैं। कोइनाल कंपनी केमिकल लिमिटेड इश्यूड 15 lakhs 10% डिवेंचर 50 रुपीज ईच। तो 15 लाख डिवेंचर्स हैं, 50 रुपीज का एक है, प्लस 5 रुपए प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम, 20 ऑन एप्लीकेशन। इसमें से आपको 20 रुपए एप्लीकेशन पर मिलने हैं, और बैलेंस आपको अलॉटमेंट पर मिलने हैं 35 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ या ना? Debentures are redeemable at par after 6 years. All the money due on allotment was called up and received record necessary when premium money is included in application. No, no, no. तो इसका मतलब क्वेश्चन ने तो हमें फंसा दिया। हम तो ये मानकर चल रहे थे कि पैसे जो होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पर ना मिल करके प्रीमियम के अलॉटमेंट पर मिलेंगे। इफ नो इन इंफॉर्मेशन इज गिवन,
here in this question the clear cut information is given that the premium will be recovered at the time of the application, यानी 15 रुपए हो जाएंगे आपके, उस 20 रुपए में से 15 रुपए हो जाएंगे एप्लीकेशन के, 5 रुपए हो जाएंगे प्रीमियम के, एंड द रेस्ट अमाउंट 35 विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट, दैट्स इट। तो यहाँ क्वेश्चन फंसा रहा था, हम लोग तो बेसिक एजम्पशन यही लेकर के चलते हैं कि अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम मिलता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यस सर, कितने हैं? 15 लाख। टेन परसेंट डिवेंचर्स हैं, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ऐसे करेंगे? फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं प्रीमियम का अमाउंट? नहीं सर, जब एप्लीकेशन का मिलता है ना, सारा पैसा हम लोग एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो ना जब ड्यू होता है उस समय आप बाइफरकेट करते हैं, एप्लीकेशन में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, एप्लीकेशन के नाम पर कितना और प्रीमियम के नाम पर कितना। जैसे इसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो एंट्री कुछ ऐसे होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू security premium account. Hope so this is very much clear to you right now. ध्यान देंगे, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेंगे। अगर एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव द 100% ऑफ द अमाउंट clearly by mentioning it in your application. Do not try to bifurcate your application between the application and the security premium. When you will make it due, then at that time you are needed to bifurcate between the debentures and the amount of security premium. But while at the time of receiving of the application account amount, 100% of the sum will be transferred to that particular account, share debenture application. अच्छा, 15 लाख का है, 15 रुपए मिल रहा है और 5 रुपए उस पर, 15 लाख हैं, हमें टोटल मिल रहा है 20 रुपए के हिसाब से, तो 3 करोड़ हो गए। बोलो, 3 करोड़ हो गए? अरे बोलो ना। यस सर। और ये हो जाएगा आपका 2.25 करोड़ और ये हो जाएगा 75 लाख और ये हो जाएगा 3 करोड़। दैट्स इट। क्लियर? अब इसको हम अलॉटमेंट को ड्यू और रिसीव कर लें। पक्का सर। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, आप प्रीफिक्स कर लेंगे परसेंटेज जो भी हो। अब आपको मालूम है 15 मिल चुका है, 35 मिलना बाकी है, तो 15 लाख इंटू 35, 52, 5.25 करोड़ होगा। फाइव करोड़ 25 लाख ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें से पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सो सिंपल। तो सर जैसी हम लोग जर्नल एंट्री वहां करते थे इशू ऑफ शेयर में, द सेम जर्नल एंट्रीज आर टू बी डन ओवर हेयर इन द केस ऑफ द इशू ऑफ द डिवेंचर्स। नथिंग इज न्यू हेयर, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर, भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम बात करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड 4 लाख 100 रुपीज के हिसाब से, 4 लाख 100 के हिसाब से 30 and 70s फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी ड्यू रिसीव्ड, डिवेंचर्स आर रेडीमेबल 100%। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन से करेंगे। रिडेम्पशंस की बात अगर हो रही है तो हम आपको अब एक दो चीजें समझा देते हैं।
मैंने कहा कि हम लोग रेडीम करते हैं डिवेंचर्स को, थ्योरी समझेंगे। हम लोग डिवेंचर्स को रेडीम करते हैं। रेडीम करने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे, हम आपको एक डिवेंचर सर्टिफिकेट देंगे, and under the debenture certificate it will be clearly mentioned that you are the subscriber of these number to these number of debentures and you are the holders of these debentures. Now the beneficiary of the debentures interest might be the other one person. डिवेंचर आपने अपने नाम से खरीदा, लेकिन आपने हमको कहा नहीं नहीं नहीं, इसका जो इंटरेस्ट होगा ना हमारे दोस्त को देना, हमारी बीवी को देना, हमारे बच्चों को देना। तो हम कंपनी उन्हीं को वो डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे। दे आर द बेनिफिशियरी एक्चुअली, you are the owner or the holder of those debenture, but actual beneficiary are other one, might be आप ही होल्डर हो, आप ही ओनर हो, आप ही बेनिफिशियरी हो सकते हो, नॉर्मली यही होता ही है। बट इट इज एन ऑप्शन विच कैन बी गिवन टू यू दैट इफ यू जस्ट वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट टू एनी अदर वन पर्सन, यू कैन डू सो। तो आप ऐसा कर सकते हो। चलिए सर, हमने तो ये काम कर लिया, लेकिन आप हमें ये इतनी कहानी बता क्यों रहे हैं? अब क्या फायदा इतना कहानी गाने के बाद? जरा ढंग से सुने। जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करने की बात करते हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अगर हम डिवेंचर्स को रिडीम करने की बात बोल रहे हैं तो डिवेंचर्स को फॉरफिट करने की भी तो बात बोल सकते हैं। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा जिससे मुझे जिसको मैंने डिवेंचर इशू किया था, 1000 डिवेंचर मैंने 10 रुपए के इशू किए थे। मैंने कहा था उसको कि भाई तू एप्लीकेशन के नाम पे मुझे टोटल तेरे को देना है 10,000, चल चल चल, तू 5,000 इथर दे देना, अलॉटमेंट पर 3,000 दे देना, और कॉल पर 2,000 दे देना। नाउ ही वॉज रेडी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। नाउ ही मेड द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन and he made the payment of allotment also, but he was not able to make the payment of the calls का पेमेंट वो कर ही नहीं पाया। जब कॉल्स का पेमेंट वो नहीं कर पाया, तो बट ऑब्वियस है, जिस तरह हम लोग इशू ऑफ शेयर में कॉल का पेमेंट ना करने पर शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लेते थे, इन द सेम वे हेयर यहाँ पर हम डिवेंचर्स को फॉरफिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि डिवेंचर्स को फॉरफिट नहीं किया जा सकता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर की बात तो होती ही नहीं है। जब फॉरफीचर की बात नहीं होती तो री इशू की भी बात नहीं होगी। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, डिवेंचर्स को हम लोग फॉरफिट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? उसने तो कहा था हम आपको 100 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, पूरा पैसा देंगे, नहीं दिया तो हम फॉरफिट करेंगे। अरे 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 अरे, हम आपके पास लोन लेने आए। क्या लेने आए? जरा सोचो, मैंने क्या लिया आपसे? लोन। मैंने कहा मुझे 10,000 रुपए का लोन चाहिए, बड़ा गिड़गिड़ाते हुए आए। आपने मुझे 8,000 दे दिया, 2,000 आपने नहीं दिया बाद में। मैं कहूँगा 2,000 रुपए दे, नहीं तो तेरा लोन ना मैं फॉरफिट कर लूंगा, लोन का पैसा वापस नहीं दूंगा। भगवान बचाए ऐसे लोगों से भाई। लोन का कौन सा फॉरफीचर होता है? यस, आई हैव अ राइट टू रिकवर ₹2,000 फ्रॉम यू, but it doesn't mean at all that I have a power to forfeit the amount of the loan. It is not practically possible. As well as, yes, I can recover ₹2,000 from you only by suing you in the court. मैं आपके ऊपर आप केस ठोक सकता हूँ, केस कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, मैं आपको कोर्ट में ले जा सकता हूँ खींच करके, वहां से मैं आपसे 2,000 रुपए निकलवा सकता हूँ। But no any such type of power is given to the company to forfeit the debentures if any कॉल इज नॉट पेड बाय द डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर्स का हम लोग फॉरफीचर नहीं कर सकते, लोन को हम लोग फॉरफिट नहीं कर सकते। हाँ,
हम दावा जरूर ठोक सकते हैं उस अनपेड अमाउंट ऑफ लोन के लिए। इज इट क्लियर? जो मुझे आपसे लेना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? डिवेंचर्स को रेडीम करने की। इशू ऑफ डिवेंचर्स के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपको प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस के तौर पर बताना था कि जो हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल देखा था, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम ओवर हियर, but yes there was a restriction to not to issue the shares in at discount, but here the debentures can be issued at par, at premium or even at discount too। तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू ना करने का, यू कैन डू सो। तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।